नमस्कार दोस्तों, आज आपका पुण्य स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवान गुरु पर। बच्चों, इससे पूर्व हम काफी सारे किलों के विषय में बातचीत कर चुके हैं। आज हम राजस्थान के ऐसे दुर्ग के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं जो बिना किसी नींवों के ही बन रखा है। बिना नींवों के बना हुआ किला बच्चों आज भी आपके सामने देखने को मिलता है। किस प्रकार की कला रही होगी किले को बनाने से संबंधित सारी बातें करते हैं, हम जानते हैं आज ऐसे किले के विषय में जो बिना किसी नींव के ही एक कठोर चट्टान पर बना रखा है। ध्यान रखेंगे बच्चों, ऐसे किले का नाम है गागरोन का किला। और गागरोन के किले को पढ़ने से पहले मैं आपको गागरोन के किले का एक फोटो बना करके दिखाता हूं। इस इमेज को आप ध्यान रखेंगे तो गागरोन से संबंधित प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि इस प्रकार एक नदी आ रखी है, फिर इस प्रकार भी एक नदी आ रखी है। बच्चों ध्यान रखेंगे, एक नदी का नाम है आहू नदी। आपसे पूछा जा सकता है एक नदी का नाम क्या है? आहू नदी। और बच्चों एक नदी का नाम क्या है? काली सिंध नदी। और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर इस प्रकार एक कठोर चट्टान भी बन रखी है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और इस जगह पर बच्चों ये क्या होती है? दोनों नदियां आकर के मिलती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऐसा स्थान जहां पर दो नदियां आकर के आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों जहां पर दो नदियां आकर के मिलती है उसको सामेलाजी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, हमारी कल्चर की भाषा में जहां पर दो नदियां आकर के आपस में मिलती है उसको क्या कहते हैं? सामेलाजी कहा जाता है। तीन नदियां होगी वहां पर क्या होगा? त्रिवेणी होगा। तो ये से आहू और काली सिंध नदियों जहां पर मिलती है वो जो सामेल जी है, उस सामेला जी के ठीक ऊपर बच्चों इस प्रकार एक कठोर चट्टान है। ध्यान रखेंगे आप, इस सामेला जी के ठीक ऊपर क्या है? एक कठोर चट्टान है। और इसी कठोर चट्टान पर बच्चों क्या बना हुआ है? इसी कठोर चट्टान पर गागरोन का किला बन रखा है। ध्यान रखेंगे आप, ये बिना किसी नींव के बन रखा है एक कठोर चट्टान पर। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा किला बिना किसी नींव के बनाया गया है? तो ये गागरोन का किला बनाया गया है। गागरोन का दूसरा जो प्रश्न परीक्षा में आ रखा है कि कौन सी पर्वतमाला पर स्थित है? इस प्रकार का भी परीक्षा में प्रश्न पूछ रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि गागरोन का किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। गागरोन का किला कौन सी पर्वतमाला पर है? तो आपको ध्यान रखना है विंध्याचल पर्वतमाला पर। कौन सी पर्वतमाला पर? विंध्याचल पर्वतमाला पर। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है? उस वक्त गागरोन का किला ऑप्शन में होता है और वही हमारा उत्तर होता है, क्योंकि गागरोन का किला बच्चों अरावली पर्वतमाला पर ना होकर कर किस पर है? विंध्याचल पर्वतमाला पर। अभी मैं किला नहीं पढ़ा रहा हूं, किले का भौगोलिक स्वरूप आपको दिखा रहा हूं, किले का ऐतिहासिक स्वरूप भी हम जानेंगे। बच्चों इधर की अगर हम बातचीत करते हैं तो इस प्रकार इधर से भी पहाड़ियां निकल रखी है। ध्यान रखेंगे आप, गागरोन के किले के समीप इस प्रकार भी पहाड़ियां बन रखी हैं। और आप लोग ध्यान रखेंगे इनको हम कहते हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। और इन मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जब गागरोन के किले के समीप जाती है और वहां पर जो वन है बच्चों, ये वन है, ये समीपवर्ती वन को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं आमझर वन। क्या कहते हैं? आमझर वन। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है, समीप ही क्या है? आमझर वन है बच्चों। और इस आमझर वन की खास विशेषता क्या है कि यहाँ पर टुईया नामक एक तोता पाया जाता है। टुईया तोता, ध्यान रखेंगे आप, टुईया तोता। और ये गागरोन में पाए जाने के कारण इसको गागरोनी तोता भी कहा जाता है।
टुईया तोता या गागरोनी तोता किन वनों की विशेषता है? तो बच्चों ये है आमजर वनों की विशेषता, जो आपको गागरोन के किले के समीप ही देखने को मिलेगा। और इस टुईया तोता के विषय में तो आपने सुनी रखा होगा, इसी गागरोनी तोता के विषय में आपने सुनी रखा होगा कि ये मनुष्य की हुबहू नकल कर देता है, और इसे ही डॉक्टर सलीम अली ने, ध्यान रखेंगे आप, पक्षी विशेषज्ञ है हमारे डॉक्टर सलीम अली, और इसी गागरोनी तोता को डॉक्टर सलीम अली ने हीरामन तोता का नाम दिया है। ध्यान रखेंगे आप, इसे क्या नाम दिया? हीरामन तोता। तो गागरोनी तोता को हीरामन तोता नाम किसने दिया था? डॉक्टर सलीम अली ने दिया था। और ये पढ़ता कहां पर है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रहता कहां पर है? ये आमजर वन में रहता है। और आमजर वन कहां पर है? इसी गागरोन के किले के समीप है। पुनः ध्यान रखेंगे, गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के जो शामेल जी है, इस शामेल जी पर एक कठोर चट्टान है, इस कठोर चट्टान पर बिना नींव के बना हुआ है। दूसरा ध्यान रखेंगे, ये अरावली पर्वतमाला पर ना होकर कर किस पर है? विंध्याचल पर्वतमाला पर है। इनके समीप ही मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां निकलती है, और जहां पर जो वन आम के पौधे ज्यादा होने के कारण उसको आमजर वन कहा जाता है। और इन वनों की शोभा बढ़ाता है टुईया तोता, जो मनुष्य की हुबहू नकल करता है। ध्यान रखेंगे आप, गागरोन के समीपवर्ती इलाकों में पाया जाने के कारण गागरोनी तोता भी इसे कहा जाता था, और डॉक्टर सलीम अली ने इसे ही हीरामन तोता का नाम दिया है। तो ऐसे भौगोलिक स्वरूप के दुर्ग को पढ़ने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि कई सारी बाहर की बातें आपको ये से ही ध्यान रहे। और बच्चों आप ले लेंगे, और शायद आपने ले लिया होगा। अब हम करते हैं किले के ऐतिहासिक स्वरूप की चर्चा। तो सबसे पहले तो हम देखो, किला पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि हम क्या पढ़ते हैं? किले की श्रेणियां पढ़ते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट बीच में से किले पढ़ रहा है, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के, ध्यान रखेंगे आप, प्ले लिस्ट में जाकर के राजस्थान के दुर्ग नामक से आपको वहां पर अलग से टॉपिक मिल जाएगा, और राजस्थान दुर्ग को क्लिक कर ले, उससे आपको राजस्थान के स्टार्टिंग से सारे दुर्ग देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं गागरोन के दुर्ग को। गागरोन दुर्ग, देखो इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो हमने लिखा है गागरोन दुर्ग। और ध्यान रखेंगे कि गागरोन दुर्ग पड़ता कहां पर है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गागरोन दुर्ग बच्चों झालावाड़ में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। सबसे पहले दुर्ग पढ़ने से पहले हम पढ़ के आए हैं श्रेणी की, इस दुर्ग की श्रेणी क्या होगी? तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दे कि गागरोन दुर्ग की श्रेणी क्या है, लिखो। और शायद आपने कर दिया होगा, मैं चेक करूंगा जरूर भी। तो गागरोन की जो बच्चों श्रेणी है, ये है जल दुर्ग, क्योंकि नदियों के मुहावने पर जो दुर्ग बना होता है उसे हम जल दुर्ग कहते हैं, और जल को ही क्या कहते हैं हम? उदक दुर्ग। तो इसकी श्रेणी क्या है बच्चों? जल दुर्ग या उदक दुर्ग, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं इसके निर्माता के विषय में, कि इसका निर्माण किसने करवाया होगा। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना होगा कि 1195 ईस्वी में, कभी 1195 ईस्वी में डोड राजा, जिसको परमार राजा भी बोला जाता है, डोड राजा बीजल देव ने, ध्यान रखेंगे आप, डोड राजा बीजल देव ने 1195 ईस्वी के दिन इसका निर्माण करवाया था। डोड राजा बीजल देव ने 1195 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। बच्चों ध्यान रखेंगे आप, डोड राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा? डोड राजाओं के द्वारा। एक लिंक से दूसरे लिंक पर पूछना है। डोड राजाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण, ध्यान रखना होगा आपको, डोड राजाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण यही गागरोन का किला डोडगढ़, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आ रखा है सेकंड ग्रेड में कि डोडगढ़ कहां पर है? तो डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ कहलाया। यही गागरोन का किला डोड राजाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बच्चों डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ कहलाया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बच्चों अगर हम बातचीत करें इसी किले के विषय में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्राचीन समय में ये जो जगह थी ये गर्गाचार्य की
तपोस्थली थी। ध्यान रखेंगे आप, प्राचीन समय में ये जो दुर्ग के समीपवर्ती जगह थी बच्चों, ये क्या थी? गर्गाचार्य की तपोस्थली। और गर्गाचार्य कौन थे? ये गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित थे। और भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित गर्गाचार्य की तपोस्थली कहां पर है? तो हमारे राजस्थान में से गागरोन के समीपवर्ती जो इलाका है, ये जो चट्टान है, ये जो सामेल जी है, यहाँ पर गर्गाचार्य जी निवास किया करते थे। और गर्गाचार्य जी की तपोस्थली होने के कारण ही बच्चों इसे गलका नगरी, ध्यान रखेंगे आप, गर्गाचार्य की तपोस्थली होने के कारण इसे क्या कहा गया? गलका नगरी कहा गया। और इसी कारण इसे गरगराटपुर, ध्यान रखेंगे, गरगराटपुर भी कहा गया। तो गलका नगरी या गरगराटपुर किसे कहते हैं? तो गलका नगरी या गरगराटपुर भी गागरोन को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर गर्गाचार्य की तपोस्थली थी, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं गागरोन के खींची वंश के संस्थापक। यहां से भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि गागरोन के खींची वंश के संस्थापक कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गागरोन के खींची वंश के संस्थापक देवन सिंह खींची, देवन सिंह खींची। गागरोन के खींची वंश के संस्थापक देवन सिंह खींची ने बीजल देव से यह दुर्ग जीत लिया। ध्यान रखेंगे आप, यह दुर्ग जीत लिया, यह दुर्ग जीत लिया एवं इसका नाम क्या कर दिया? जीत लिया एवं इसका नाम क्या कर दिया बच्चों? गागरोन कर दिया, गागरोन कर दिया। ध्यान रखेंगे आप कि इसका नाम, झालावाड़ के किले का नाम गागरोन किसने किया था? तो खींची वंश के संस्थापक देवन सिंह खींची ने यह दुर्ग जीत लिया और जीत करके इसका नाम क्या कर दिया? गागरोन कर दिया। इसने ये दुर्ग किसे जीता था? तो ये दुर्ग बीजल देव से जीता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गागरोन का दुर्ग सबसे पहले ध्यान रखेंगे झालावाड़ में स्थित है, श्रेणी जल या वोदक दुर्ग है। निर्माता 1195 ईस्वी में डोड राजा बीजल देव है और डोड राजाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण यह डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ कहलाया। गर्गाचार्य की तपोस्थली होने के कारण इसे गलका नगरी और गरगराटपुर भी कहा जाता है। और यहीं पर खींची वंश के संस्थापक देवन सिंह खींची ने बीजल देव से यह दुर्ग जीत कर बच्चों इसका नाम क्या कर दिया? गागरोन कर दिया। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे और जानकारी जुटाते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद बहुत बढ़िया बढ़िया नॉलेज हम किले की जुटाएंगे। सबसे पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ध्यान रखेंगे, यह अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे रखे गए हैं कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। और यहां से इस किले का बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, क्योंकि ये कौन सी पर्वतमाला पर स्थित है? ये विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। तो आइए फिर से जुटाते हैं इसकी जानकारी। गागरोन दुर्ग सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। गागरोन का किला किस पर स्थित है? विंध्याचल पर्वतमाला पर। ये किस पर नहीं है? अरावली पर्वतमाला पर। नेक्स्ट बच्चों ध्यान रखेंगे, यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। यह आहू व काली सिंध, कभी कभार इन नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे आप, यह बिना नींव के, ये भी प्रश्न पूछा गया है, यह बिना नींव के, यह बिना नींव के कठोर चट्टान पर बन रखा है। बिना नींव के कठोर चट्टान पर स्थित है, कठोर चट्टान पर स्थित है। मैं आपको बता दूं कि ये बिना नींव के क्यों है, क्योंकि राजस्थान का, अगर हम झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान में झालावाड़ तांत्रिक विद्या के द्वारा बसाया गया एकमात्र नगर है। ध्यान रखेंगे आप, झालावाड़ तांत्रिक विद्या से बसाया गया है और वहां पर एक भी चौराया नहीं है।
तिराए तिराए हैं। ध्यान रखेंगे आप, मूलतः झालावाड़ जो ओरिजिनल झालावाड़ था उसमें एक भी चौराया नहीं है, तिराए तिराए हैं और ये तांत्रिक विद्या के द्वारा बसाया गया था। तो यहाँ पर तो नींव की आवश्यकता नहीं हुई, बिना नींव के चट्टान पर इस किले को ठहरा दिया गया और आज भी किला वैसा का वैसा ही बिना नींव के ही आपके सामने सजीव अवस्था में खड़ा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इस किले का 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे आप, इस किले का 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग प्रसिद्ध था, राष्ट्रीय पंचांग प्रसिद्ध था। आपसे पूछ लिया जाए कि किस किले का 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग प्रसिद्ध था, तो बच्चों इस किले का 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग प्रसिद्ध था। वर्तमान में पंचांग जो चलता है हमारा, ध्यान रखेंगे आप, सौर वेधशाला जंतर मंतर जिसे हम कहते हैं जयपुर, वहां से हमारे पंचांगों का निर्माण होता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की गणना वहां से की जाती है। लेकिन इसके अंदर 100 वर्षीय राष्ट्रीय पंचांग पूर्व के अंदर किस किले में पंचांग बनाए जाते थे, तो आप ध्यान रखेंगे गागरोन के किले में। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बता दूं कि यह दुर्ग गागरोन का जो किला है, यह दुर्ग पाषाण कालीन उपकरणों के लिए भी जाना जाता है। पाषाण कालीन उपकरण, कौन सा दुर्ग पाषाण कालीन उपकरणों के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे गागरोन का दुर्ग पाषाण कालीन उपकरणों के लिए जाना जाता है। आज भी इसमें पाषाण कालीन उपकरण मौजूद है, उपकरण के लिए जाना जाता है। कौन सा किला पाषाण कालीन उपकरणों के लिए जाना जाता है, तो गागरोन का दुर्ग पाषाण कालीन उपकरणों के लिए जाना जाता है। जानते हैं इसमें क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें अर्राट, इसमें है बच्चों डेकुले और बच्चों इसमें है मरकटे। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्राट डेकुली मरकटी क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न आ रखे आपको दे देंगे कि जैसलमेर क्षेत्र के गांवों के नाम या घास की किस्मों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, ये अर्राट डेकुली मरकटी क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे ये पत्थर वर्षा यंत्र है। ऊपर से पत्थरों की बरसात की जाती थी, कोई भी आक्रमण कर दे उस वक्त ऊपर से पत्थर फेंके जाते थे। आपने पत्थर वर्षा यंत्र नहीं देखे हो तो बाहुबली मूवी देखना, उसमें इस प्रकार यूं पत्थर फेंके जाते हैं, यूं मशीन फेंकती है, उसे हम कहते हैं अर्राट डेकुली मरकटे। और ये तीनों ही पत्थर वर्षा यंत्र कहां पर हैं, गागरोन के दुर्ग में। बच्चों यहां पर एक अग्नि वर्षा यंत्र भी है जिसे हम कहते हैं गजनीक, और ध्यान रखेंगे गजनीक क्या है, अग्नि वर्षा यंत्र। गजनीक क्या है बच्चों, अग्नि वर्षा यंत्र। और अग्नि वर्षा यंत्र भी कह सकते हैं या इसे यूं भी कह सकते हैं कि इसमें ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे, तो ये गजनीक भी यहां पर रख रखा है। ध्यान रखेंगे अर्राट डेकुली मरकटी और गजनीक किस किले की शोभा बढ़ाते हैं, तो बच्चों ये गागरोन के झालावाड़ दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। तो एक बार इसका भी आप ले ले ताकि नोट्स बनाने में आपके लिए उपयोगी रहे। इसके बाद पुनः हम किले के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसके बाद अब हम जानकारी जुटाते हैं इस किले के विषय में और आगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी दुर्ग के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं कहां बनाई गई, तो आपका क्या उत्तर होगा, फटाफट कमेंट करो। हल्दी घाटी के युद्ध की सभी योजनाएं किस किले में बनाई गई थी, तो शायद आप लोगों ने उत्तर दिया होगा अकबर का किला अजमेर। लेकिन चित्तौड़ का जो तीसरा युद्ध हुआ था, चित्तौड़ का जो तीसरा अभियान था, ध्यान रखेंगे आप, चित्तौड़ के तीसरे अभियान की, बहुत बढ़िया नॉलेज है, चित्तौड़ के तीसरे अभियान की, यहां से आपको ध्यान रखना है, चित्तौड़ के तीसरे अभियान की, चित्तौड़ के तीसरे अभियान की सभी योजनाएं, चित्तौड़ के तीसरे अभियान की सभी योजनाएं इसी दुर्ग में बनाए थे, सभी योजनाएं इसी दुर्ग में बनाई थी। चित्तौड़ 67-68 का जो चित्तौड़ का सबसे बड़ा कत्लेआम था, उसकी अकबर ने सभी योजनाएं कहां पर बनाई थे, तो चित्तौड़ के तीसरे अभियान की सभी योजनाएं यहां पर बनाई थे, जबकि हल्दी घाटी की सभी योजनाएं अकबर के किले में बनाई थी। ध्यान रखेंगे आप, अबुल फजल के बड़े भाई हैं बच्चों जिनका नाम है फैजी,
अबुल फजल के बड़े भाई नाम क्या है? फैजी। और फैजी की मुलाकात भी अकबर से किस दुर्ग में हुई थी? तो इनकी मुलाकात भी इसी दुर्ग में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अकबर की मुलाकात फैजी से राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुई थी? तो इसी गागरोन दुर्ग के अंदर जो अकबर की मुलाकात किन से हुई थी? फैजी से हुई थी। अकबर ने प्रश्न होकर के बच्चों ये दुर्ग किसे दे दिया था? तो ध्यान रखेंगे अकबर ने प्रश्न होकर के ये दुर्ग पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था। पृथ्वीराज राठौड़, अकबर ने प्रश्न होकर के ये दुर्ग किसे दे दिया? पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। और आपको पता होगा कि पृथ्वीराज राठौड़ तो हमारे यहाँ क्या है? इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं। और पृथ्वीराज राठौड़ ने इस किले के अंदर एक बहुत सुंदर ग्रंथ की रचना की, उसके विषय में भी मैं आपको बताता हूं, एक बार आप ले ले। और ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणीरी जो ग्रंथ है उसको कहां पर लिखा था? तो वेली किशन रुक्मणीरी को बच्चों इसी गागरोन के दुर्ग में लिखा था। आइए हम इसी का अध्ययन कर लेते हैं। हमारा यहां से कंटेंट है कि गागरोन के दुर्ग में रचित प्रमुख ग्रंथ है। गागरोन के किले में कौन कौन से ग्रंथ लिखे? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी। आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले तो वेली किशन रुक्मणीरी किसने लिखी? तो ये वेली किशन रुक्मणीरी की रचना की थी बच्चों पृथ्वीराज राठौड़ ने। और ये पृथ्वीराज राठौड़ ने इस ग्रंथ की रचना कहां पर की थी? ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया नॉलेज हो सकती है। तो इसकी रचना गागरोन के दुर्ग में की थी। ध्यान रखेंगे वेली किशन रुक्मणी किस में लिखी गई है? तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। डिंगल किसे कहते हैं? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप ही डिंगल कहलाता है। अगर आप मारवाड़ी भाषा के अंदर कोई भी साहित्यिक रचना कर देते हैं, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और इस डिंगल शैली को ही बच्चों सॉरी डिंगल भाषा नहीं है, डिंगल शैली है। और इसी डिंगल शैली को ही चारण शैली भी कहा जाता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। डिंगल क्या है? राजस्थानी साहित्य लेखन की शैली है। इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस वेली किशन रुक्मणी के अंदर क्या होता है कि प्रथम बार, ध्यान रखेंगे आप, वेली किशन रुक्मणी के अंदर प्रथम बार पातल और पीतल पात्रों का वर्णन किया गया था। प्रथम बार पातल और पीतल पात्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया था? बहुत बढ़िया नॉलेज हो सकती है। तो प्रथम बार पातल और पीतल ग्रंथों का वर्णन इसी के अंदर किया गया था। और यहाँ पर पातल किसके लिए कहा गया था? महाराणा प्रताप के लिए। ध्यान रखेंगे पातल किसके लिए कहा गया? महाराणा प्रताप के लिए। और पीतल किसके लिए कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। पीतल इन्होंने स्वयं को कहा है, जबकि पातल किसे कहा है? महाराणा प्रताप को कहा है। और प्रथम बार पातल पीतल पात्रों का उल्लेख कहां पर किया गया है? वेली किशन रुक्मणीरी में। बच्चों इसी ग्रंथ को दुर्सा हाडा ने, ध्यान रखेंगे आप, इस ग्रंथ को दुर्सा हाडा ने क्या कहा है? ये भी परीक्षा में आ रखा है। और इस ग्रंथ को दुर्सा हाडा ने पांचवा वेद कहा है। ध्यान रखेंगे पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, तो इसी वेली किशन रुक्मणीरी को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। लेकिन कहा किसने था? दुर्सा हाडा ने कहा था। बच्चों जब इसकी बात का पता डॉक्टर एलपी टेसी तोरी को चलता है, ध्यान रखेंगे आप, एलपी टेसी तोरी, एलपी टेसी तोरी भी इन्होंने बहुत योगदान किया हमारी भाषाओं के अंदर। आप ध्यान रखेंगे एलपी टेसी तोरी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। एलपी टेसी तोरी बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं। एलपी टेसी तोरी ऐसे व्यक्ति थे कि जिस भी क्षेत्र के अंदर जाते उसी क्षेत्र की बोली बोला करते थे। हाड़ौती में आए तो हाड़ौती बोले, मारवाड़ में गए तो मारवाड़ी बोले। ऐसा अंग्रेज साहित्यकार जो जिस भी क्षेत्र में जाता उसी की बोली बोल लेता था, वो था एलपी टेसी तोरी। और एलपी टेसी तोरी ने क्या किया कि इस
वेली किशन रुक्मणी का अध्ययन किया और इसमें डिंगल शैली का इतना उत्कृष्ट रूप देख करके पृथ्वीराज राठौड़ को इन्होंने डिंगल का हेरोल्स कह दिया। ध्यान रखेंगे, डिंगल भाषा का हेरोल्स किसे कहा जाता है? डिंगल भाषा का हेरोल्स पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर एलपी टेसीतोरी ने कहा है। और डॉक्टर एलपी टेसीतोरी की छतरी कहां पर बन रखी है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एलपी टेसीतोरी की जो छतरी है बच्चों, ये बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। इनका अधिकतम कार्य क्षेत्र कहां पर रहा था? बीकानेर रहा था। तो ये थी बात गागरोन के दुर्ग में रचित प्रमुख और प्रसिद्ध ग्रंथ के विषय में आपने जाना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम दूसरे ग्रंथ की चर्चा करते हैं। तो शायद बच्चों आपने ले लिया होगा। अब हम गागरोन में रचित दूसरा ग्रंथ देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये था गागरोन के अंदर लिखा गया ग्रंथ है, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित। पातल पीतल एक अलग से रचना भी है बच्चों, ध्यान रखेंगे। हमारे सुजानगढ़ के ऐसे साहित्यकार हुए हैं, मूर्धन्य साहित्यकार, जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया ने पातल पीतल नाम से एक अलग रचना भी की है, जबकि पातल पीतल पात्रों का उल्लेख सबसे पहली बार पृथ्वीराज राठौड़ ने किया था। आप ध्यान रखेंगे। दूसरा लिखा है बच्चों अचल दास खींचीरी वचनी का। इसी दुर्ग में लिखा गया दूसरा ग्रंथ है अचल दास खींचीरी वचनी का। अचल दास खींचीरी वचनी का कई बार परीक्षा में भी पूछ ली गई है कि अचलदास खींचीरी वचनी का किसने लिखी है? तो आप लोगों को पता होगा कि अचलदास खींचीरी वचनी का शिवदास गार्डन ने लिखी है। किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। अचलदास खींचीरी वचनी का किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। और शिवदास गार्डन ने जो अचलदास खींचीरी वचनी का लिखी है, इसमें क्या है? तो इसमें यहाँ के प्रथम शाके का वर्णन है। ध्यान रखेंगे आप, इसमें गागरोन के प्रथम शाखा का वर्णन है, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। अचलदास खींचीरी वचनी का किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने। और इसमें क्या है कि गागरोन के प्रथम शाखा का वर्णन है। और साथ में ये भी ध्यान रख लेंगे कि डिंगल में रचित प्रथम वचनी का, डिंगल में रचित प्रथम वचनी का भी कौन सी है? तो ये शिवदास गार्डन वाली है। डिंगल में रचित प्रथम वचनी का। आपसे पूछ लिया जाए कि डिंगल शैली में लिखी गई प्रथम वचनिका कौन सी है? तो डिंगल शैली में लिखी गई प्रथम वचनिका अचलदास खींचीरी वचनिका है, जिसमें यहाँ के प्रथम शाके का वर्णन है। तो हम जान लेते हैं यहाँ के प्रथम शाके के विषय में कि प्रथम शाखा गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था। तो बच्चों आप लोग जो भी देख रहे हैं फटाफट से कमेंट कीजिए कि गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे 1423 ईस्वी में। गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। इस वक्त देखो बच्चों आक्रमण किसने किया था? हम बातचीत कर रहे हैं इसी अचलदास खींचीरी वचनिका के। तो इसमें आक्रमण किसने किया था? बच्चों आक्रमण किया था अलप खां ने। किसने किया था? अलप खां। और ये अलप खां को क्या कहा जाता है? उर्फ होशंग शाह। ध्यान रखेंगे इसी का नाम मिलेगा आपको होशंग शाह। अलप खां उर्फ होशंग शाह ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उस वक्त बच्चों केसरिया किसने किया था? तो आप ध्यान रखेंगे उस वक्त केसरिया किया था, किसने किया था? अचलदास ने। ध्यान रखेंगे शिवदास गार्डन बताते हैं कि यहाँ पर महाअष्टमी से लेकर के दूसरी अष्टमी आ जाती है, तब तक दुर्ग की घेराबंदी हुई रखती है। तब क्या करते हैं कि ये जो अचलदास जी थे, ये अचलदास जो खींची था ये मोकल का, ध्यान रखेंगे अचलदास खींची मोकल के जवाई जी थे। मोकल की एक पुत्री थी जिसको हम कहते हैं लाला मेवाड़ी, उसका नाम लाला मेवाड़ी था। और ये लाला मेवाड़ी कुंभा की बहन थी, ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कुंभा भी मोकल का ही पुत्र था। तो कुंभा की बहन थी लाला मेवाड़ी, उसका ब्याह हो रहा था किसके साथ? अचलदास के साथ। और अचलदास का एक पुत्र था पलन सिंह।
तो ध्यान रखेंगे अचल दास जी उस पलनसी को कहां पर भेज देते हैं, मेवाड़ भेज देते हैं और केसरिया कर लेते हैं। और इस वक्त बच्चों जोहर किसने किया था, तो आप ध्यान रखेंगे जोहर किया था कुंभा की बहन लाला मेवाड़ी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। लाला मेवाड़ी कौन थी बच्चों, ये थी कुंभा की बहन, महाराणा कुंभा की क्या थी बहन थी और इसने यहां पर क्या किया था, जोहर किया था। तो आप लोगों को पता चल गया है कि प्रथम शाखा कब हुआ, 1423 में। आक्रमण किसने किया, अलप खां होशंग शाह ने। केसरिया किसने किया, अचल दास ने। और जोहर किसने किया, लाला मेवाड़ी ने, जो कुंभा की बहन थी। ये बात कहां पर लिखी गई है, ये अचल दास खींचीरी वचनिका में लिखी गई है। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम एक और शाखे की बात कर लेते हैं, गागरोन दुर्ग के की, और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। तो इसके बाद बच्चों हम बातचीत कर रहे हैं गागरोन का दूसरा शाखा। गागरोन का दूसरा शाखा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों गागरोन का जो दूसरा शाखा हुआ वो किसके समय हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, एवं कब हुआ ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि गागरोन का जो दूसरा शाखा होता है बच्चों, ये होता है 1444 में। गागरोन का दूसरा शाखा कब हुआ, 1444 ईस्वी में। बच्चों जब यहां पर आक्रमण किसने किया था, ये अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न है। आक्रमण, और ये आक्रमण किसने किया, महमूद खिलजी ने। 1444 में आक्रमण किसने किया था बच्चों, महमूद खिलजी ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त जो केसरिया किया वो केसरिया किसने किया, तो बच्चों ये केसरिया किया था किसने, पलहन सिंह ने, जो कुंभा का भांजा था पलहन सिंह, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। किसने किया, पलहन सिंह ने किया। पलहन सिंह क्या करते हैं कि अपने मामा के यहाँ से आ जाते हैं और मामा के यहाँ से आकर के सारी जानकारी भेजते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर आक्रमण हो रखा है। तो कुंभा क्या करता है, स्वयं तो नहीं आता है और अपनी सेना को भेज देता है। अपने मामा को आता हुआ नहीं देख करके इसका मनोबल टूट जाता है और पलहन सिंह क्या कर लेता है, केसरिया कर लेता है, महमूद खिलजी दुर्ग को जीत लेता है और जीत करके ही इसका नाम क्या कर देता है, मुस्तफाबाद कर देता है। ध्यान रखेंगे आप, गागरोन का नाम मुस्तफाबाद किसने किया, महमूद खिलजी ने। कब किया बच्चों, 1444 में किया। और किस शासक के समय किया था, पलहन सिंह के समय किया था, ये सा भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों अब हम बातचीत करते हैं इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के विषय में कि गागरोन के दुर्ग में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले गागरोन के महत्वपूर्ण स्थानों के विषय में अपन बातचीत करते हैं। इसके बाद मैं कई सारी जगह आपको ऐसी भी बता दूंगा जो परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह, आपसे पूछ ली जाए कि मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, तो मीठे शाह की दरगाह भी कहां पर है बच्चों, मीठे शाह की दरगाह गागरोन के दुर्ग में ही है। ये इस प्रकार एक दरगाह बन रखी है बच्चों। और ये मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, ये मीठे शाह की दरगाह कई सारी परीक्षाओं में पूछी गई है। मीठे शाह की दरगाह इसे बोलते हैं बच्चों। मीठे शाह की जो दरगाह है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था, औरंगजेब ने। ऐसा भी आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों मीठे शाह को हमीमुद्दीन चिश्ती भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। और हमीमुद्दीन नागौरी नागौर में, और हमीमुद्दीन चिश्ती जो है वो कहां पर है, वो है बच्चों गागरोन में। तो मीठे शाह की दरगाह कहां पर है, मीठे शाह की दरगाह भी यहीं पर है। देखो मीठे शाह तो यहां पर है, तो फिर शक्कर शाह कहां पर है, शक्कर शाह नरहड़ के पीर चिड़ावा झुंझुनू में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मीठे शाह के बाद बच्चों नंबर 2 पे आप ध्यान रखेंगे, मैं पूरे स्थान लिख देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं हो। मीठे शाह की दरगाह, और मीठे शाह की दरगाह के साथ साथ आप एक और बात ध्यान रख लेंगे बच्चों, बुलंद दरवाजा यहाँ का क्या भी प्रसिद्ध है, बुलंद दरवाजा भी प्रसिद्ध है। और बुलंद दरवाजा भी कहां पर बन रखा है, यहीं पर है। संत पीपा की छतरी,
संत पीपा की छतरी भी आपको कहां पर देखने को मिलेगी? संत पीपा की छतरी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। संत पीपा भी कड़ावाराव खींची के पुत्र थे, रामानंद जी के शिष्य हुए। रामानंद जी ने कहा कि जाओ पुत्र, प्रभु रस को पी और औरों को भी पा, और अपने गुरुजी के वचन पी और पाको मिला करके इन्होंने, प्रताप ने अपना नाम पीपा कर लिया। पी और पाको मिला करके क्या कर लिया? पीपा कर लिया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जब हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो इनकी काफी चर्चाएं हम करेंगे। गिद्ध कराई, बच्चों गिद्ध कराई क्या है कि गिद्ध कराई भी यहां पर ही है। और इस गिद्ध कराई में क्या किया जाता था कि इस गिद्ध कराई के अंदर जो राजनीतिक बंदी हुआ करते थे, उन राजनीतिक बंदियों को यहां से नीचे डाल दिया जाता था, और वह नीचे नहीं आते थे, उससे पहले उन्हें गिद्ध खा जाते थे। इसलिए यहाँ की गिद्ध कराई भी प्रसिद्ध है। इसके साथ बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जालिम कोट, यहां पर चारों ओर एक कोट भी लग रखा है, जिसे क्या कहते हैं? हम जालिम कोट भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों आप और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि किशन सागर जो झील थी, पहले राजेंद्र सिंह जी यहाँ के शासक हुआ करते थे, तब एक लकड़ी का उठाव पुल भी लेकर के आए थे। लेकिन उन सबकी बातें हम कहां पर करेंगे? मेलों के अंदर करेंगे। तो बच्चों ये था गागरोन का झालावाड़। निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। आपको झालावाड़ का दुर्ग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे।